हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपके सामने बात करने के लिए आ गया हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस थ्योरी। बच्चों, हाइगेंस जी का जो प्रिंसिपल था, इसके बिहाफ पर इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाया। क्या इन्होंने एज्यूम्पशन किए, किस तरीके से इन्होंने समझाया, हम सब समझने वाले हैं। बच्चों, बेसिक तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मालूम है कि अगर कोई भी लाइट किसी शाइनिंग और स्मूथ सरफेस पर गिरती है, अगर ये लाइट रे है किसी शाइनिंग या स्मूथ सरफेस पर गिरती है तो ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस लौट जाती है। इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो बेसिक लॉ फॉलो होने चाहिए। पहला, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अगला, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल मीन्स आई इज इक्वल टू आर। इसका मतलब अगर 30 डिग्री नॉर्मल से कोई लाइटें आती है तो 30 डिग्री पे ही चली जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे बात करते हैं हाइगेंस जी ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये देखते हैं। तो हाइगेंस जी ने बताया कि अगर कोई एक प्लेन सरफेस है, कैसा सरफेस है बच्चों? प्लेन सरफेस है। ठीक है। और इन्होंने कहा, और इस प्लेन सरफेस पर कोई एक वेव फ्रंट गिर रहा है, मान लीजिए ये एक वेव फ्रंट है जो इस पर क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। बच्चों, क्योंकि इन्होंने वेव को वेव फ्रंट की तरह देखा था, इन्होंने कहा कि जो लाइट चलती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट चलती है। ठीक है। मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट है, इसका मतलब जब इधर से लाइट आ रही थी तो यहाँ एक प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ एक प्लेन, यहाँ एक प्लेन, यहाँ एक प्लेन, ये इन्होंने बताया ना कि सारे वेव फ्रंट बनते जाते हैं और सेकेंडरी वेव्स चलती जाती हैं। तो इन्होंने माना कि ऐसे लाइट वेव आ रहे हैं। आपको पता है कि इनका जो एज्यूम्पशन था उसमें इन्होंने क्या माना था कि लाइट वेव्स आर ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इसका मतलब लाइट वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है। अब इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल द पॉइंट एट द वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं, ऑल बिहेव्स लाइक सेकेंडरी सोर्स। ये कैसा बिहेव करते हैं? सेकेंडरी सोर्स तरह बिहेव करते हैं और सब अपनी वेवलेट बाहर निकालते हैं। अगर हम ये सपोज कर लें इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है, ठीक है, और ये वेवफ्रंट है जिसका नाम AB है, तो B वेवफ्रंट से चलने वाली लाइट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंचने में अगर t टाइम लगता हो, यहां से जो लाइट निकलेगी सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहा, यहां से जो भी लाइट वेव निकलेगी उसको इस प्लेन तक पहुंचने में मान लीजिए कितना टाइम लगता है? t टाइम। तो t टाइम में ये वेव यहां तक पहुंच गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सोचिए। इस पॉइंट को हम लोग A डैश कहते हैं जहां पे लाइट वेव पहुंची है। ठीक है। तो B से A डैश तक जाने में उसको कितना टाइम लगा? t टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई? BA डैश, तो कितनी हो गई होगी? VT। कितनी हो गई होगी? VT। अब अगर यहां से हम एक आर्क लगा दें, यहां से हम एक क्या करें बच्चों? आर्क ऐसा खींच दें, यहां से ऐसे लिया, ऐसे खींच दिया। ठीक है। अब हमको ये सोचना चाहिए कि यहां से निकलने वाली लाइट वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो इन्होंने कहा कि जब ये वेव फ्रंट था, इसका हर पार्टिकल एज ए सोर्स ट्रीट कर रहा था, तो अगर हम देखें कि अगर B से चलने वाली जो वेवलेट थी वो A डैश पॉइंट तक पहुंच गई, तो A से चलने वाली वेवलेट कहां तक पहुंची होगी? तो भाई यहां से जब इसने सोर्स तरह बिहेव किया होगा तो चारों तरफ वेवलेट प्रोड्यूस की होंगी। तो अगर इस डायरेक्शन में देखें तो t टाइम में ये वेवलेट भी कुछ इस तरह से ऐसे कितनी डिस्टेंस पहुंची होंगी? VT डिस्टेंस। ठीक है।
अब वो लाइट रे बनेगी कैसे जो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है? तो देखिए हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ये कहता है टेंजेंट ड्रॉन ऑन द वेवलेट्स प्रोड्यूस अनदर वेव फ्रंट। तो यहाँ पे इन वेवलेट्स पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो टेंजेंट एक और वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये एक और वेव फ्रंट बन जाएगा। इन वेवलेट्स पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये एक और वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, अब इसका मतलब यहां वाली जो लाइट इंसिडेंट हुई थी ए, उससे जो इस सोर्स से जो लाइट वेव निकली, मींस यहां से जो रिफ्लेक्टिंग वेव गई वो कुछ इस तरीके से गई होगी। ठीक है, अब फिर ये सब सोर्स तरह बिहेव करेंगे, फिर ये लाइट वेव प्रोड्यूस करेंगे और इस तरीके से लाइट आगे चली जाएगी। बच्चों हमको इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि यहां से ये आई एंगल पे इंसिडेंट हुई थी लाइट वेव, यहां से नॉर्मल अगर हम ड्रा कर दें तो उससे ये आई पर चली गई। ठीक है, अब देखिए हमको दो लॉ प्रूव करने हैं। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। दूसरा, I इज इक्वल टू आर। तो देखिए बच्चों, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे बी डैश कह दें तो आपको एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि एंगल बी और एंगल बी डैश क्या होंगे, सेम होंगे। बच्चों अगर ये एंगल आई है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए ये टोटल एंगल पूरा कितना बनना था, ये पूरा एंगल कितना था 90। क्यों? क्योंकि वेव जो चलती है, जो लाइटें चलती है वो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ट्रेवल करती है। ये परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ट्रेवल करती है, इसलिए एंगल क्या था 90। अब सोचिए जब ये पूरा एंगल 90 था तो ये छोटा वाला एंगल कितना बचेगा, छोटा वाला, तो ये एंगल बचेगा हमारे पास 90 माइनस आई। क्यों? पूरा 90, ये आई चला गया तो क्या बचा 90 माइनस आई। जब ये 90 माइनस, अब देखिए नॉर्मल था तो ये नॉर्मल है, तो ये एंगल पूरा इस पे 90, तो ये नीचे वाला कितना बचेगा, ये 90 माइनस 90 माइनस आई मीन्स ये बचेगा आई। सेम ऐसे बच्चों अगर ये वेव फ्रंट था, इससे लाइट वेव निकली है, तो लाइट वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इसका मतलब ये वाला एंगल पूरा क्या होगा 90। जब ये एंगल आर है और ये देखिए 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा ऊपर में, छोटा सा ये वाला, ये बचेगा 90 माइनस आर। क्यों? क्योंकि टोटल 90 था, आर चला गया तो बचा कितना 90 माइनस आर। अब देखिए जब ये 90 माइनस आर, अब ये फिर परपेंडिकुलर है सरफेस पर, देखिए ये 90 डिग्री है, 90 माइनस आई उधर चला गया तो नीचे कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस आर से को घटा देंगे 90 में से, तो ये बचेगा आर। इसका मतलब 90 माइनस 90 माइनस आर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इस एंगल को हटा दें यहां से, क्योंकि इनकी हमको कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, हमको आई इज इक्वल टू आर प्रूव करना है। बच्चों इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एंड ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखिए तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश हो रहा है। क्यों भाई, दोनों एंगल सेम है, कितने हैं 90, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी से निकलने वाली वेवलेट कितनी डिस्टेंस गई थी, वीटी डिस्टेंस, उतने ही टाइम में हमने वीटी का आर्क लगा के यहां पे भी ये लेंथ ली थी। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी वीटी और ये भी वीटी। इसका मतलब बी डैश जो है वो ए बी डैश के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो वीटी के बराबर, ठीक है। और ए डैश साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, ए डैश क्या होगी, कॉमन, ठीक है। इससे हमको साफ साफ पता चल गया कि ट्रायंगल ए बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी ए डैश जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, ए डैश बी डैश से। इसका सीधा सा मतलब है I इज इक्वल टू आर हो जाएगा, मीन्स ये इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल बाई CP CT। ये किससे हो गया, बाई CP CT। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी ए डैश ए डैश क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए, क्योंकि एक एंगल 90 था और दो साइड इक्वल हो गई। जब एक एंगल 90 हो दोनों में, एक एंगल, और दो साइड इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल आर सेम, दैट्स व्हाई I इज इक्वल टू हो गया हमारे पास R। बच्चों अब इसके बाद एक और ला हमें प्रूव करना था, क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। देखिए उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये वेव फ्रंट था, तो ये इंसिडेंट रे, ये सरफेस था, इस पर ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो इस पर ये ऐसे गई। आर लाइज इन सेम प्लेन। देखिए ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ वेव फ्रंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। देखो वेव फ्रंट का इंसिडेंट एंगल था I, और यहाँ पे वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टेड, तो I और R सेम होने का मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ वेव फ्रंट टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट रिमेन्स सेम, ये भी हम कह सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों। थैंक यू।